What will be the effect of the following on accounting equation? इन सब ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी हमें उसको बस ये देखना है कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, अदरवाइज आपको लिखना है नंबर 1 लिखकर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये साइड पर आपको लिख देना है, पर उतना स्पेस नहीं है तो इसके लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ इस पार्ट को। तो बिजनेस के अंदर जो भी आएगा हम हमेशा एंट्री करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस में से क्या गया। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो ओनर ने बिजनेस के अंदर 45,000 लगाए, कैश लगाया। कैश एक एसेट होता है तो हम यहाँ पे एसेट वाली साइड पे लिख देंगे कैश। मैं ट्रांजैक्शन लिखने वाले पार्ट को स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। तो कैश आया है हमारे पास 45,000। अब जो भी बिजनेस में एक ऑनर या प्रोप्राइटर कैश, गुड्स या एसेट्स लगाता है वो उसकी कैपिटल का हिस्सा होता है। तो जिस तरीके से कैश बढ़ा है इस तरफ, उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम हो जाएगी, 45,000 इक्वल टू 45,000। सेकेंड है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। अब जो ये इसने पैसा लगाया बिजनेस में कैश 45,000, इसी कैश में से उसने बैंक में अकाउंट खोला और 4,500 का। बैंक भी एक एसेट होती है तो यहाँ पे एक और एसेट इंक्रीज हो जाएगी जिसका नाम है बैंक। अब यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है उसके नीचे से यहाँ से शुरू करेंगे। 4,500 का बैंक में पैसा बढ़ गया बिजनेस का, लेकिन इसकी वजह से कैश कम हो गया। कैश कितना कम हुआ? 4,500 का। तो कैश में से ये कम कर देंगे और बैंक में इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कैश रह जाएगा हमारा 40,500 और बैंक हो जाएगा 4,500। तो जहाँ जहाँ पे कुछ नहीं किया है उसके आगे आप हाइफन लगाते जाना। क्वेश्चन के एंड में भी आप लगा सकते हो टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे लिखोगे आप कि ओपन अ बैंक अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे 40,500 प्लस 4,500 45,000 होता है, और यहाँ पे 45,000 ऑलरेडी कैपिटल है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ऑलरेडी हो गई है, 45,000 लेफ्ट पे और 45,000 राइट पे। तो दोनों साइड पे सेम अमाउंट है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। थर्ड है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। मैसर्स सन एंड कंपनी से 11,200 के गुड्स खरीदे हैं। गुड्स भी एसेट होता है, स्टॉक का पार्ट होता है। मैंने ऑल्दो आपको बताया गुड्स और एसेट में फर्क होता है, लेकिन ये स्टॉक में आएगा। इसको आप लिखोगे प्लस स्टॉक और यहाँ पे आप लिख दोगे 11,200। 11,200 के गुड्स आए हैं बिजनेस में, तो यहाँ पे हम स्टॉक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखेंगे 11,200। जब भी आपको लिखा रहे कि परचेज गुड्स या बॉट गुड्स फ्रॉम दिस और वहां पे कुछ नहीं लिखा रहे, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम समझेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि ये गुड्स उसने क्रेडिट पर खरीदे हैं। इसके लिए मुझे आई थिंक पहले एक थोड़ा सा बता देना चाहिए। जैसे सपोज लिखा रहे परचेज गुड्स 10,000, लिखा रहे परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000, या लिखा रहे परचेज गुड्स फ्रॉम कुछ भी लिख दो रोहन फॉर कैश 10,000। इन तीनों में क्या फर्क है? परचेज गुड्स 10,000 इसका मतलब है कि उसने कैश पे ये गुड्स परचेज किए हैं। लिखा रहे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जो भी नाम हो 10,000, तो कुछ भी नहीं लिखा और राम बस नाम लिखा है पार्टी का, तो यहाँ पे ये गुड्स जो है वो उसने क्रेडिट पर परचेज किए हैं।
परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश, साफ ही दे रखा है कि कैश से खरीदे हैं, हालांकि रोहन नाम लिखा है लेकिन कैश से खरीदे हैं ये भी साफ दे रखा है, तो दैट मीन्स ये कैश के परचेजेस है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो उसने गुड्स खरीदे या कुछ भी खरीदा है वो कैश देकर खरीदा है या उधार पे खरीदा है। तो यहाँ पे बस बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी लिखा है, तो इसका मतलब उसने उधार पर खरीदा है। उधार पर खरीदा है यानी कि जिससे भी हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, और उस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। उस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर, जिससे भी हम उधार पर गुड्स खरीदते हैं फॉर ट्रेडिंग, और 11,200 के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब इस तरफ कैश के ऊपर तो कोई फर्क नहीं आया, तो 40,500 एज इट इज रहेगा। बैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, 4,500 एज इट इज रहेगा। स्टॉक हमने नया खरीदा है तो स्टॉक है 11,200। जहाँ जहाँ पे अभी एंड में, क्वेश्चन के एंड में जहाँ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, वहाँ पे हाइफन हाइफन डालते जाओ। यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है और यहाँ पे कैपिटल है 45,000 की, तो दोनों का टोटल राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 56,200, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 45,000 ये हो गया और प्लस 11,200, 56,200 यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे उसका एंड रिजल्ट यही होगा कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब इसका यही आंसर है। आपको आंसर में ऐसे लिख देना है कि कैश 40,500, बैंक 4,500, स्टॉक 11,200, क्रेडिटर्स 11,200, कैपिटल 45,000। ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट, अदरवाइज बस क्वेश्चन लिखा है और बस ये लिखा है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपको यहीं तक क्वेश्चन करके इसको बस एंड कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन सबके नीचे अंडरलाइन डालना मत भूलना, डबल अंडरलाइन करना।